हाँ जी, नमस्कार सभी का। आज हमारी तैयारी के डे 19 में आज जो हमारा लेक्चर है एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर 7। आज जो चीज़ हमने कवर करनी है वो है ओवरव्यू ऑफ मेडिवल इंडिया और उसके बाद पॉलिटी ऑफ मेडिवल इंडिया और इकोनॉमी ऑफ मेडिवल इंडिया। सो बेसिकली मेडिवल इंडिया की जब शुरुआत हुई थी, इंडिया क्या कंडीशंस थी, ठीक है, मेडिवल इंडिया में क्या क्या नया होने लगा था, कुछ और टर्मिनोलॉजीज जो पहले भी प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते रहे हैं वो भी आज देखेंगे। और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि एनसीईआरटीज या अगर आप हमारे जस्ट भी पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़नी है और कैसे क्वेश्चन उनमें से आ सकते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मेडिवल इंडिया की बात करें। देखो, जब मेडिवल इंडिया आया धीरे धीरे अब हिंदुस्तान जो टर्मिनोलॉजी है ये ग्रो करने लगी। ये 13th सेंचुरी, ये अर्ली सेंचुरी, मतलब ये 10th 11th 12th इस टाइम पे जाके ये थोड़ा सा ग्रो करने लगा था। यहाँ पे 13th सेंचुरी में मिनाज ए सिराज एक पर्शियन राइटर थे, क्रॉनिकलर लिखते थे, यानी कि पूरी सीरीज लिखते थे। इन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था वो आज का जो मॉडर्न डे पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच का लैंड है इसे डिफाइन करने के लिए यूज किया था। तो स्टार्टिंग में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं थी। तो आज अगर पंजाब लगाऊं तो यानी कि आज का पाकिस्तान भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके हिंदुस्तान के तौर पे एक टाइम पे यूज होते थे। 16th सेंचुरी, बाबर जो आपके मुगल एम्परर रहे हैं, देखो बाबर की एक बहुत खासियत थी, बाबर पढ़े लिखे थे। तो बाबर ना हर चीज का अकाउंट लिखते थे। बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है और उस ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने अपनी जीत हार, वो हारे क्यों हैं, उन्होंने अपनी गलतियां, अपनी लाइफ की ऐसी सारी चीजें भी लिखी हैं। उसके अलावा वो जो भी चीज देखते थे वो सब कुछ नोट करते थे। तो बाबर जब वो इंडिया आए उन्होंने भी हिंदुस्तान टर्म को यूज किया है। तो उन्होंने इंडिया की जो ज्योग्राफी है, वहाँ का फौना है, जो हमारे प्लांट्स ट्रीज कैसे हैं, यहाँ का कल्चर है, इस सारी चीज को हिंदुस्तान रेफर किया। तो धीरे धीरे देखो 13 से 16 सेंचुरी आते आते एक तरीके से पता चलता है कि धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था दुनिया की अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से आपकी मतलब ज्योग्राफी, फौना, कल्चर, ये धीरे धीरे सब कुछ एक यूनिक जो हमारे एरिया में मर्ज हो रहा था, इसे रिकॉग्नाइज करते हुए इस पूरे एरिया को हिंदुस्तान बोलते थे। आमिर खुसरो ने हिंद वर्ड यूज किया जो यहाँ के इंडिया के कल्चर को डिफाइन करने के लिए था। तो हिंद वर्ड ये सब कुछ इसका तरीके से हमारे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में फेमस होने लगे। ठीक है, तो एक्चुअली बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, मतलब इन जनरल एंशियंट इंडिया के कंसेप्ट नहीं है हिंदुस्तान और ये सारे वर्ड। ये मेडिवल इंडिया की जो स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी इस्लामिक एज नहीं, उससे पहले ही, इस्लामिक एज शुरू होने से पहले ही जो कंसेप्ट है, तभी मैंने आपको कहा 10th 11th सेंचुरी में डेवलप होना शुरू हुआ था ये कंसेप्ट। तभी 13th सेंचुरी में जैसे पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के लैंड को हम रेफर कर रहे हैं। फिर बाबर ने यहाँ के ज्योग्राफी, हमारे पेड़ पौधे, ये सब कुछ और यहाँ का कल्चर को डिफाइन किया। हिंद वर्ड आमिर खुसरो ने यूज किया था यहाँ के कल्चर को डिफाइन करने के लिए। आमिर खुसरो बहुत ही फेमस हैं। आगे हम दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी इनके बारे थोड़ा सा पढ़ेंगे। आमिर खुसरो वो इंसान है जिन्होंने एक तो मॉडर्न टाइम में जिन्होंने सितार इन्होंने बनाया है, ठीक है, कव्वाली इन्होंने शुरू की है, और जो इंडियन लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर क्रिएट किया, जो उर्दू के भी एक तरह से, उर्दू पोइट्री के जो एक तरह से ग्रामर के फादर माने जाते हैं, वो आमिर खुसरो हैं। इसलिए बोला जाता है कि उर्दू लैंग्वेज इंडिया में ही शुरू हुई है क्योंकि आमिर खुसरो इंडिया में ही थे और यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस से ही डिराइव करके और पर्शियन को मिक्स करके उन्होंने उर्दू बनाई थी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अगली लाइन है ये प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्वेश्चन है। तो देखो, पता है जब आप बुक्स भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी, जो स्टूडेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, पहले तो उनके लिए बता दूं, अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो पढ़ेगा, जो उसके अंदर स्टोरीज अगर लिखी हैं, आपको स्टोरीज के अंदर भी अगर कोई फैक्ट पता चलता है वो फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा।
इसके अलावा एनसीईआरटीज में ना कई जगहों पे फोटोग्राफ्स दी हैं और फोटोग्राफ्स के ना नीचे एक्सप्लेन करते हुए 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं। वो 2-3 लाइनों से कई बारी आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो उन फोटोग्राफ्स के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको वो भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है? जैसे जो स्टूडेंट हमारे जिस से पढ़ रहे हैं, देखो हमने सारी ऑलरेडी ये सारी की सारी रिसर्च ऑब्वियसली कंपाइल करके आपको शॉर्ट हैंड दे दी है। जो जिस्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए बस ये है कि आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीजें रीड करनी है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना इन सारी चीजों से। अगर आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो ट्रस्ट मी आप बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से आंसर कर लो। तो मतलब अभी तो हमने मेन बुक्स पढ़नी है, मेन नोट्स हमने पढ़ने हैं एंशिएंट मिडीवल के। सिर्फ एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, पर्शियन व्हील जो था, जिसे अरागत्ता कहते हैं, ये बाहर से, मतलब इसे पर्शियन व्हील इसलिए कहते हैं, पर्शिया से इंडिया की तरफ इसकी टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है? अरागत्ता जो था ये इरिगेशन में यूज होता था इंडिया में। ठीक है? ये जो चीज है, मतलब पेपर में क्वेश्चन जो आया हुआ था वो ये था कि अरागत्ता क्या था। तो उसका आंसर आपका वो एक पर्शियन व्हील था जो इरिगेशन में यूज होता था। ठीक है? तो अरागत्ता आपने कई जगहों पे देखा भी होगा, ये एक तरह से स्पिन करता था। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना इसके हाफ हाफ कप्स लगे होते थे इस व्हील के चारों ओर। ठीक है? इसे आधा पानी में डुबा के रखा जाता था और इस व्हील को किसी तरीके से स्पिन करवाया जाता था। ठीक है? आप साथ में इसे रिवर्स पुली डाल के, सॉरी, गरारी रिवर्स डाल के बैल को घुमा सकते हो। बैल एक साइड पे घूमेगी, उसे ये व्हील घूमने लग जाएगा। ये देखो, जब आपकी व्हील घूमेगा यहाँ पे ये पानी भरेगा। ठीक है? यहाँ पे जाते हुए इस साइड पे पानी भर जाएगा। तो ये जब यहाँ पानी से बाहर निकलेगा, इन सारे हाफ कप्स के अंदर पानी होगा। और यहाँ पे जब ये वापस गिरने लगेगा, यहाँ पे पानी फिर से गिरना होगा। उससे पहले आपने यहाँ पे कलेक्शन के लिए एक चैनल लगाया होगा। वो सारा पानी उसके अंदर गिरता रहता है और वो आगे मूव करता रहता है। इस तरीके से वो पानी इस चैनल के अंदर गिरेगा और ये चैनल आगे आप अपने खेतों के साथ जोड़ दो उनके। ठीक है? और सारे के सारे आपके फार्म्स को इरिगेशन मिलने लग जाएगी। तो ये अरागत्ता की इन्वेंशन बहुत जगहों पे रही है प्रीवियस टाइम पे, अभी भी कई कई जगहों पे, अब तो रेयर है, पर कई जगहों पे बंद पड़े हुए या रिवर्स में रैंडमली फ्लोटिंग भी कई बार मिल जाते हैं, क्योंकि टूट चुके हैं, कोई किसी ने नदियां साफ ही नहीं की हुई हैं, कई बार ऐसे ही घूम रहे होते हैं। ठीक है? अगली बारी कहीं दिखे तो इस सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखना, शायद चलता ना हो, पर वो देखने से ही समझ आ जाएगा कैसे चलता है। नहीं तो यूट्यूब पे अरागत्ता सर्च कर सकते हो, कोई ना कोई वीडियो आपको पक्का मिल जाएगी। इसके अलावा इंडिया में स्पिनिंग व्हील भी आ गया था, जिससे वीविंग करनी आसान होगी। फायर आर्म्स भी आ गए थे जो कॉम्बैट में यूज होते थे। देखो ये चीज याद रखना, हमारे इंडिया में अर्ली मुगल के आने से पहले ही आपके इंडिया में फायर आर्म्स आ चुके थे। ये भी एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि जो आपके हुमायूं हैं, हुमायूं नहीं, सॉरी, बाबर हैं, बाबर पहली बारी इंडिया में फायर आर्म्स और आर्टिलरी लेके आए। ठीक है? वो गलत है, गन पाउडर उससे पहले, ये फायर आर्म्स के लिए ऑब्वियसली गन पाउडर चाहिए, गन पाउडर का क्वेश्चन आया था। गन पाउडर पहले ही आ चुका था इंडिया के अंदर, बाबर नहीं लेके आए थे। ठीक है? ये चीज को याद रखना। बस बाबर ने बहुत इफेक्टिवली यूज किया था। ये आगे जाके हम जब मेन मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे वहां पे बैटल ज्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल पे अभी हम बैटल्स, उतने बैटल बैटल स्ट्रैटेजीज वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो वहां जाके पढ़ेंगे। ठीक है? थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए वो मेन उसमें जाके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद न्यू फूड एंड बीवरेजेस की बात करूं, देखो इंडिया में बहुत सारे नए फूड एंड बीवरेजेस भी आए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि इनमें से कौन से फूड और बीवरेजेस इंडिया को बिलोंग करते हैं और कौन से बाहर आए हैं। देखो जैसे जो पोटैटोज हैं, जो आलू है, आज इंडिया में बहुत ही पॉपुलर डिश है। ठीक है? पर ये एक्चुअली इंडियन ओरिजिन का नहीं है। ठीक है? आज हमारी हर सब्जी या हर चीज के अंदर, समोसों के अंदर, अच्छा समोसे भी इंडिया के नहीं है एक्चुअली, अगर किसी को नहीं पता, एक जस्ट
क्यूरियोसिटी जैसी चीज बता दूं, समोसे इंडिया को नहीं बिलोंग करते ओरिजिनली। समोसे सेंट्रल एशिया से आए हैं। वहां पे आज भी ये डिश एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली वहां पे इन्हें समोसे नहीं कहते। वहां पे डिफरेंस क्या है देखो, ओरिजिनली जब ये आए थे इंडिया में, ये कॉमन मैन का फूड नहीं था। क्योंकि होता क्या था, वो मतलब ऐसी स्क्वायर शेप के दिखते थे, स्क्वायर कह दिया, ट्रायंगल शेप के दिखते थे। पर ट्रायंगल शेप के अंदर जो जैसे जो फिलिंग करनी है ना, सेंट्रल एशिया में उसमें फिलिंग की जाती है ड्राई फ्रूट्स की, तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। हमारे यहाँ पे जब समोसे आए हैं, ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो लोगों ने लोकल इनोवेशन दिखाया कि हम ये महंगी चीज की जगह इसके अंदर अगर आलू भर दें या बाकी चीजें भर दें, ऑब्वियसली फिर आम आदमी भी खरीद सकता है। तो पहले ये सिर्फ रॉयल्स का फूड होता था जो समोसे होते थे, ये बाद में कॉमनर्स का बना है जब हमने इसमें आम चीजें डालनी शुरू की। ठीक है, पहले तो अभी भी अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज में ट्रैवल करोगे, वहां पे समोसे जैसी डिश देखोगे, पर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। तो ओरिजिनली वही थी। तो तभी मैंने आपको बोला कि इंडिया का जो कल्चर है वो एक मेल्टिंग पॉट है। हमारे यहाँ पे लोग आए, वो यहीं पे बस गए, उन्होंने अपने कल्चर में चीजें ऐड की, और उनके कल्चर में भी इंडियनाइजेशन हुई और चीजें भी इंडिया के अंदर से ऐड होती गई। तो इसीलिए इंडिया का कल्चर इतना वाइब्रेंट बनता गया। तो पोटैटोज, कॉर्न्स, चिल्लीज, इवन चिल्लीज बाहर से आई हैं, साउथ अमेरिका की हैं, हमारी नहीं है। पोटैटोज भी वहीं से आए हैं, साउथ अमेरिका से, हमारे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आज हमारा पूरा देश चाय पे चलता है। चाय भी इंडिया को नहीं बिलोंग करती, ना कॉफी बिलोंग करती। ये सारी चीजें बाहर से आई हैं, ये इंडिया को बिलोंग नहीं। ठीक है, इसके अलावा देखो इस टाइम पे आपके एग्रीकल्चर क्योंकि ग्रो किया, तो आपके फॉरेस्ट बहुत सारे क्लियर किए गए। जब फॉरेस्ट क्लियर किए गए, तो जितने लोग जंगलों में रहते थे, वो कहीं ना कहीं कॉमन सोसाइटी में उन्हें मर्ज होना पड़ा, क्योंकि अगर उनके जंगल ही साफ कर दिए गए, उन्हें कुछ तो काम करना था। इंडिया में ये जो हमारे जाति का कंसेप्ट शुरू हुआ ना, वो भी यहीं पे जाके शुरू हुआ। देखो, कास्ट के आगे सब कास्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, वो यहीं पे शुरू हुआ। क्योंकि अब जो नए लोग सोसाइटी के अंदर ऐड हो रहे हैं, उन्हें भी तो इंडिया के कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। पर हर कास्ट के लोग कोई भी किसी और को अपने से ऊपर नहीं रखने देना चाहते थे। इस कारण हमारे कास्ट के अंदर भी सब कास्ट, तो ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी और छोटे छोटे पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड होने लगी। सब कास्ट के भी आगे सब कास्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिविजन्स हैं, इंडिया और ज्यादा बंटने लगा। हमारे यहाँ पे मिथ, वहम, ये सारी चीजें भी बढ़ रही थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके कारण हमारी जो खुद की इनोवेशन थी उसका डिक्लाइन था। और यही डिक्लाइन लॉन्ग टर्म में बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज आई जहाँ पे हम वहमो धर्मो इन्हीं चीजों में इतना ज्यादा खो गए थे कि यूरोप हमसे टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, और बाद में उन्होंने हमारे ऊपर राज भी किया। ठीक है, देखो इस्लाम इंडिया में पहले कब आया। बहुत सारे देखो, अगर इंडिया और आसपास का अगर आप मैप देखते हो, ये हमारे पर्शिया सारा का सारा, और मतलब पर्शिया, आपका अरेबियन पेनिनसुला, ये सारा इलाका यहाँ पे पड़ता है, ये अफ्रीका नीचे। यहाँ से ना बहुत सारे मर्चेंट्स साउथ इंडिया आते रहते थे। ठीक है, इंडिया से सामान खरीद के वो यहाँ से मतलब शिप्स लेके समुंदर से अरेबियन सी क्रॉस करके यहाँ आते थे, सामान सुमान खरीदते थे। और वो सामान खरीदने में, और उन्हें जो वापस जाना होता, देखो उस टाइम इंजन्स तो होते नहीं थे, तो हवा जब बदलती थी वो तब जाते थे। तो ये जो मर्चेंट्स होते थे, इसी कारण ये इंडिया में 4-6 महीने भी बिताते थे। ठीक है, कि इन्हें 4-6 महीने भी इंडिया में बिताने पड़ते थे। अब इसी चक्कर में, क्योंकि अब इंडिया में इतने लंबे टाइम तक रह रहे हैं, इन्होंने इंडिया में भी कुछ मैरिजेस की। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लोकल राजाओं से परमिशन मांगी कि हम क्योंकि इतना लंबा टाइम यहाँ पे बिता रहे हैं, हमारे कोई रिलीजन का सोर्स नहीं है, तो हमें यहाँ पे मस्जिद बनाने दीजिए। तो सबसे पहले मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू होली कुरान और इस्लाम जो है इंडिया में आया था, वो 7th सेंचुरी में ही आ गया था। ठीक है, उसके बाद रूलर्स तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में इस्लाम पहले शुरू हो गया था। ठीक है, वो इसी कारण, ये सारी चीज के कारण। ठीक है,
अब जो आपके सामंत होते थे, सामंत का मतलब जो आपके राजा के सपोर्टर्स है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था एंशिएंट टाइम पे, अब मिडीवल इंडिया में आते आते ना इनमें से कई लोग बहुत पावरफुल और वेल्दी होने लगे। देखो नॉर्थ इंडिया जो था, खासकर नॉर्थ इंडिया की जब मिडीवल टाइम शुरू होने वाला था ना, आपकी 11th सेंचुरी से पहले वाला टाइम, हर्षा के बाद और 11th सेंचुरी से पहले वाला टाइम, यहाँ पे इंडिया का जो पॉलिटी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी। इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे ना खासकर नॉर्थ इंडिया में कोई भी एक सेंट्रलाइज एम्पायर नहीं बचा था। छोटे छोटे एम्पायर्स बन चुके थे, या कोई छोटे छोटे बीच में और भी बहुत सारे राजे बन चुके थे। इसके कारण क्या हुआ था कि जो मतलब ये इन छोटे किंगडम्स के भी जो मेन राजे थे, उन्हें बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता था अपने सामंत के ऊपर, कि वो मेरे साथ जुड़े रहें, किसी और के साथ ना मिल जाए। इस कारण उन्हें वो बहुत सारी ग्रांट्स, बहुत सारी फ्रीडम्स, सब कुछ ऑफर करते थे। इसके कारण वो लोग इतने ज्यादा अमीर होने लगे कि उन्होंने अपने टाइटल्स भी महासामंत, जब वो ज्यादा पावरफुल और वेल्दी होने लगे, उन्होंने अपने आप को महासामंत, के हम सामंत, सपोर्टर अभी भी राजे के हैं, पर ऑब्वियसली हम बड़े ताकतवर हो चुके, तो हम महासामंत हैं। ठीक है। जैसे दक्कन के एरिया में राष्ट्रकूट जो थे, वो ओरिजिनली चालुक्यास के अंडर थे, ये वाले एरिया में चालुक्य एम्पायर था। बाद में इसी में से राष्ट्रकूट अलग हुए थे। ठीक है। वो एक तरह से सामंत थे चालुक्यास के, उनके अंडर काम करते थे चालुक्यास के। पर बाद में जो दंती दुर्ग, वो राष्ट्रकूट के हेड थे, उन्होंने चालुक्य से आजादी भी ले ली थी। कल आपके यूपीएससी में ये राष्ट्रकूट, चालुक्यास, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर बात क्या है कि अगर आप कोई मार्केट में मेन बुक भी लेने जाओगे, राष्ट्रकूट, चालुक्यास, इनके बारे में बहुत ही कम, चार चार पांच पांच पेज के चैप्टर दिए हैं बस। इतनी कम इंफॉर्मेशन यूपीएससी का पेपर के लिए काफी नहीं है। इस कारण जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये चीजें बहुत डिटेल में करवाऊंगा। अगर आपने अपना शेड्यूल देखा होगा, उसके अंदर चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलग लेक्चर्स हैं, क्योंकि आजकल इनके सिलेबस में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बस लगातार क्लासेस लगाते रहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनौज एक इम्पॉर्टेंट शहर के तौर पे इमर्ज हुआ। ठीक है। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट, तीन किंगडम्स में स्ट्रगल कनौज को लेके शुरू हुआ था। आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी, ये तीन जो किंगडम्स थे, ये कनौज को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि मिडीवल इंडिया की शुरुआत में कनौज एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग सेंटर बन गया था। ठीक है। कनौज नॉर्थ और साउथ के बीच में लिंक पड़ता था, कि अगर यहाँ कोई भी ट्रेड पास करना है, वो यहाँ से पास करेगा, और जिसके पास कनौज का एक्सेस होगा, तो यहाँ पे जो भी मर्चेंट आएंगे वो सबके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो किंगडम को टैक्स ज्यादा मिलेगा, कमाई ज्यादा मिलेगी। इसी कारण इतने तीन किंगडम स्ट्रगल कर रहे थे, आपस में लड़ाइयां लड़ते रहते थे कि कौन कंट्रोल करेगा कनौज शहर। ठीक है। इसके अलावा देखो, जो अफगानिस्तान के रूलर थे, मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद नहीं, सॉरी, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी आएंगे बाद में, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान के रूलर थे। उन्होंने ऑब्वियसली इंडिया के बारे बहुत सारे रिचेज हैं, खासकर इंडिया के मंदिर बहुत अमीर हैं। इसी कारण महमूद ऑफ गजनी एक इन्वेडर थे। उन्होंने इंडिया को बहुत बारी लूटा, बहुत बारी इंडिया के ऊपर हमले किए, बहुत सारे एट्रोसिटीज, तो उन्हें अच्छा नहीं माना जाता इंडिया की हिस्ट्री में। तो महमूद ऑफ गजनी जो था, उन्होंने बहुत बारी सोमनाथ टेम्पल, बहुत बारी मतलब टोटल 17 बारी, जो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, उस टेम्पल के ऊपर तो 17 बारी हमला करके सोमनाथ टेम्पल को लूटा और हर बारी तबाह किया। ठीक है। 2021 में मेरे ख्याल से आपके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए हुए थे सोमनाथ टेम्पल में। उन्होंने एक स्पीच में रेफर भी किया था कि सोमनाथ के लोगों की और सोमनाथ के टेम्पल की अपने आप में महानता यही है कि इसे बार बार इन्वेडर्स ने तोड़ा। तो वो महमूद ऑफ गजनी को रेफर कर रहे थे कि इस बंदे ने बार बार कोशिश की कि मैं हिंदू टेम्पल, जो आपका सोमनाथ टेम्पल है, एक तो इसे तोड़ दूं और इसे सारा लूट के भी चला जाऊं। ऑब्वियसली जहां से बंदा लूट रहा है उसे तोड़ भी रहा है,
और बार बार लूटने आ रहा है, तो तोड़ क्यों रहा है? ठीक है, पर स्टिल चलो, फ्रस्ट्रेशन जो भी लगा लो, जेलसी कुछ भी लगा लो, पर बार बार सोमनाथ के लोगों ने इस टेम्पल को और बाकी लोगों ने मिलकर इस टेम्पल को बार बार खड़ा किया। तो एक इंडिया के कल्चर की रिसिलेंस दिखाता है कि हम बार बार खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कितनी बारी इंडिया को एक्चुअली, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया तो बहुत इन्वेजन हुई हैं, पर बार बार वहां का कल्चर दोबारा से खड़ा हो जाता था। ठीक है। तो हम जब दुनिया में बात करते हैं कि जापानीज अपने कंट्री को लेके बहुत ज्यादा पक्के हैं, कई बार उन्हें अपने घर भी बनाने पड़ते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब कुछ के चलते हुए। ठीक है, उन्होंने अपने देश को बार बार बनाया, तो इंडिया भी ऐसा था। बस बात ये है कि आजकल लोगों को अपने देश के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, प्राइड नहीं है, उस टाइम पे ज्यादा थी, लोग बार बार खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपके महमूद ऑफ गजनी हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है कि उन्होंने एक राइटर अल बरूनी, उन्हें इंडिया भेजा था। ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अल बरूनी को बेसिकली उनका पर्पस चाहे अलग हो, अल बरूनी को वो ओरिजिनली ये चाहते थे कि इंडिया के बारे और पता चले, इंडिया के रिचेस बारे और पता चले, ताकि वो अपनी इन्वेजन्स और बढ़ा सकें। पर अल बरूनी की जो राइटिंग्स है, अल बरूनी इंडिया आए, उन्होंने इंडिया, इंडिया के लोगों के बारे डिटेल स्टडी की, इंडिया की मार्केट्स कैसी हैं, मार्केट्स में क्या क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये अल बरूनी की जो किताब है, ये किताब अल हिंद के नाम से है। ये अरेबिक में लिखी गई है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का सोर्स साबित होती है, क्योंकि बहुत डिटेल में अल बरूनी ने इंडिया की सोसाइटी को और ओवर दिस एजेस डिफाइन किया हुआ, जब तक वो उसके बाद जिंदा भी रहे, जब महमूद ऑफ गजनी चले भी गए। अल बरूनी का इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंडिया में बैठ गया था, और उसके बाद और इंडिया के अंदर जो रूलर्स थे, उनसे उन्हें पेट्रनेज मिल गई थी, उनसे उन्हें पैसे मिलते रहते थे। वो इंडिया के अंदर रह के उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। ठीक है, जैसे इवन तुगलक्स के बारे लिखा है कि वो स्टोरी कॉपर कॉइन्स की, वो मैं तब बताऊंगा आपको, तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ बेवकूफ़ियों के बारे हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में और टाइम ना लेते हुए। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटी थी ये बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी। इसका मेन कारण था, देखो, नॉर्थ इंडिया में जो राज करने लगे थे वो राजपूत थे। राजपूत जितना रेड में आपको दिख रहा है, ये सारे राजपूत थे। बस प्रॉब्लम क्या थी, राजपूत की आपस में इतनी अच्छे से नहीं बनती थी। इस कारण इन्होंने कभी भी एक सेंट्रलाइज एम्पायर नहीं बनाया, हर पर्सन का अपना खुद का कंट्रोल करने वाला एरिया होता था। ठीक है, जहां पे वो खुद राज कर रहे हैं। इस कारण, और ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते थे, इस कारण एक सेंट्रल एम्पायर कभी नहीं बना पाए, नहीं तो ये इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर बन जाता। पर जो आपस में खुद में ही रंजिशें थी, वो सबके चलते हुए चौहान, आपके गढ़वाल, प्रतिहार, तोमर, चांडेला, सोलंकी, परमार, ये सारे राजपूत किंगडम्स थे, पर ये सारे अलग अलग हुए हुए थे, अपने मुताबिक चलते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी को हराने के लिए किसी फॉरेन रूलर के साथ भी किसी ने हाथ मिला लिए कि बस इसे हराना। ये इंडिया में अक्सर ही बहुत कॉमन था, राजाओं के साथ एक दूसरे के साथ दुश्मनी ऐसे पाल के रखी हुई थी कि हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी। राजपूत की कंट्रीब्यूशन मेडिवल इंडिया में यही रही है। देखो, वो खुद किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम नहीं बना पाए, पर उनकी इस वॉर की तरफ जो लगाव था और जो डेडिकेशन थी, इसे हुमायूं ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। और उन्होंने अकबर को तभी एडवाइस किया था कि अपने साथ राजपूतों को जोड़ के रखना, राजपूत ही तुम्हारे लिए सारा एम्पायर तैयार कर देंगे। और इसी कारण अकबर की एक राजपूत पॉलिसी अलग से एग्जिस्ट करती थी कि राजपूतों को नाराज नहीं करना, उन्हें क्योंकि साथ जोड़ के रखना। और एक्चुअली यही हुआ। जितने भी अकबर का एक्चुअली एक्सपेंशनिज्म के जितने प्लान्स थे, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जितने आपके राजपूत जो राजा थे वही लीड कर रहे थे। अकबर खुद तो लड़ाई में एक टाइम के बाद जाना बंद कर गया था। ठीक है, और ये पॉलिसी कंटिन्यू रही है इवन औरंगजेब तक। औरंगजेब के कोर्ट में भी 42% जो लोग थे वो राजपूत थे। तो बहुत
अकबर के कोर्ट में तो 25% ही थे, और आपके औरंगजेब ने और ज्यादा बढ़ाया। बस औरंगजेब की अपनी खुद की पर्सनालिटी के कुछ इश्यू थे, जिसके कारण ये पॉलिसीज कामयाब नहीं हो पाई। वो आगे जाके औरंगजेब के टाइम बताऊंगा, यहाँ नहीं, मिडीवल इंडिया मेन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मुगल्स की, मतलब एनसीईआरटी लेवल पे हम मुगल्स की कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसके बाद मिडीवल इंडिया में बहुत सारे टाउन्स भी इमर्ज हुए। टाउन्स का मेन काम यहाँ पे ये होता था कि टाउन्स में बहुत सारी मंडी का, या आपके हत, जो आपकी मंडी थी वो वहां पे लगती थी, जहाँ पे बहुत सारा सामान बिकता था। या जो आपके हाथ की जो दुकानें हैं वो वहां पे लगती थी, जहाँ पे सामान एक्सचेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेटल गुड्स हर चीज आपकी बेची जाती थी, और हर चीज के ऊपर टैक्स लगाते थे। तो जो यहाँ के लोकल सामंत या जमींदार होते थे, उन्होंने इन शहरों के अंदर एक फोर्टिफाइड पैलेसेस बनाए होते थे, और वो अक्सर मर्चेंट्स, जो आपके ट्रेडर्स आते थे, आर्टिजन्स आते थे, और जितना भी सामान बिकता था उसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगाते थे, जो भी शहर उनके कंट्रोल में होता था। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, राजा सैलरीज नहीं देता था, राजा एरिया कंट्रोल करने के लिए देता होता था सामंत्स को, और कहता था कि यहाँ से जो टैक्स मिलता है वो आप लगा लीजिए। तो इसी कारण जो आपके सामंत थे, वो जो भी शहर भी उनके अंडर आ गए, वहां पे भी सामान जो बिकने के लिए आता था उसके ऊपर जरूर टैक्स लगाते थे। बहुत सारे टैक्सेस है, जैसे शुगर, जागरी, इनके ऊपर भी टैक्स था। डाइज, थ्रेड, कॉटन, इसके ऊपर भी, कोकोनट सकता था। इंडिया में कुछ भी टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं होता था। इसके अलावा देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडर्स ने अपने आप को इंडिया के अंदर ना बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। उन्हें कहते थे ट्रेडर गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब क्या है कि देखो, एक जो स्पेसिफिक सामान बेचने वाले लोग हैं ना, जैसे लेट्स सपोज कॉटन हो गया, सामान बनाने वाले और बेचने वाले ये अपने आप को एक सिंगल ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेते थे। इसका क्या मतलब है, इस ग्रुप के अंदर आपके जैसे फार्मर्स भी एडेड होंगे, फिर उससे जो कपड़ा बना रहा है वो भी एडेड होगा, और जो आगे बेच रहा है वो पर्सन भी एडेड होगा। इससे क्या है कि आपस में हमेशा प्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर जैसे जो सेलर है वो कहता है इस साल कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा आने वाली है, ज्यादा बनाना, तो ये बंदे ज्यादा बनाएंगे, तो ये वैसे ही वर्कर ज्यादा हायर करेंगे, और ये पीछे किसान को भी कह देंगे देखो इस साल ज्यादा कॉटन उगाओ, क्योंकि कॉटन की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। जिस साल सेलर कह रहा है कि देखो पिछले साल के माल बहुत ज्यादा बच गए, इस साल मैं ज्यादा नहीं खरीदूंगा, तो ये भी कम बनाएंगे, ये किसी और चीज की तरफ फोकस कर लेंगे, और किसान भी कुछ और उगा लेगा। तो इंडिया की अपने आप में हर चीज की सप्लाई चेन बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड थी। आज हमारे किसानों का एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये आती है, क्योंकि देखो, हर इंसान की टेंडेंसी होती है कि जब भी हम ये देखते हैं कि पिछले साल फसल कितने दाम पे बिकी थी, लेट्स सपोज पिछले साल कोई भी एक चीज लगा लेते हैं, वीट बहुत महंगी बिकी, तो अगले साल देखना किसान हद से ज्यादा वीट उगाएंगे कि वीट के दाम बड़े अच्छे मिलते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी सारी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। ठीक है, डिमांड तो थी पिछले साल, पिछले साल सप्लाई कम थी, तभी प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई कम हो तो दाम ऊपर जाएगा। पर जब सारे किसान ही उगाने लग गए तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई ना, उतनी डिमांड नहीं है, फिर सडनली प्राइस इतना ज्यादा गिरता है कि किसान जितना उगा, मतलब जितने भी उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं बढ़ रही, उससे कम दाम कई बार मिलने लग जाता है, कई सब्जियों पे और चीजों पे 2-2 रुपए, 1-1 रुपए केजी, क्योंकि इतना ज्यादा जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वो प्रॉब्लम यहीं पे आती है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। कितनी मार्केट में डिमांड आने वाली है, अगर हम किस तरीके से किसानों को इन चीजों की तरफ बता पाए, तो अपने आप वो ज्यादा बेटर डिसीजंस ले पाएंगे कि कौन सी चीज उगानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं उगानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज। नेक्स्ट है बंजारा कम्युनिटी के बारे। मिडीवल इंडिया में बंजारे कौन थे? देखो, बंजारे जो नोमैडिक हैं, बेसिकली आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। बंजारा कम्युनिटी ऐसी है जो एक जगह पे ज्यादा टाइम नहीं रहती, ये लगातार मूव करते रहते हैं। अब बंजारास जो थे, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है
कि बंजारास मिडीवल इंडिया में क्या करते थे। ये एक एनसीईआरटी से डायरेक्टली है और उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने आपकी जिसमें भी डाल दी है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे बंजारास को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करता था, ये ट्रेडर नोमैड्स होते थे। जहांगीर ने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि जो बंजारास हैं वो ग्रेन्स कैरी करते थे और उन्हें शहर से शहर बेचते थे। आपके पीटर मुंडी एक जो इंग्लिश ट्रेडर इंडिया के अंदर घूम रहे थे, उन्होंने बंजारास को मर्चेंट्स डिस्क्राइब किया है और यही ऑप्शन आया हुआ था आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कि बंजारास क्या करते हैं। जो सही ऑप्शन था वो यही था, मर्चेंट्स लिखा हुआ था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर से, एक एक लाइन इसका एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। बल्कि बहुत सारी और जो आपकी मार्केट में बुक्स फेमस हुई हुई है ना, कई उनमें से बुक्स अच्छी भी नहीं है। और भी मैं आपको सब्जेक्ट्स की बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। देखो कई बुक्स ना अननेसेसरी पॉपुलर हुई हुई हैं, उनसे अब ज्यादा बेहतरीन बुक्स कई ऑथर्स उसके बाद आए हैं जो उनसे ज्यादा बेटर बुक्स लिख चुके हैं। बस उनकी बुक्स चल नहीं रही क्योंकि लोगों में ट्रेंड क्या होता है कि जो चीज एक बार ही चल पड़ी उसी चीज को फॉलो करते रहो। ठीक है, शीप नहीं बनना मार्केट में कि बस भेड़ चाल को फॉलो करो। सही चीज की जो डायरेक्शन है, क्योंकि हमारे पास हर पब्लिशर की तरफ से फ्री सैंपल कॉपी जरूर आती हैं, तो हम बैठ के एनालाइज करके बता सकते हैं कि हाँ ये बुक ज्यादा बेटर है, इसके लिए ये बुक ज्यादा बेटर है। तो हमारे लेक्चर्स में जो बुक रेकमेंड की जाएगी वो उस चीज की बेस्ट होगी, और जहाँ पे उस चीज की कमी होगी वो भी बता दिया जाएगा कि हाँ ये चीज की यहाँ पे कमी है, ये चीज यहाँ पे नहीं पढ़ी जाएगी, इसके लिए आपको या तो लेक्चर्स में ही हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे या इसका और क्या सोर्स बन सकता है हम वो आपको बता देंगे। इसके अलावा अब एक और प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, देखो मिडीवल इंडिया में पॉपुलर होने लगा, ये एंशिएंट इंडिया से इंडिया में चल रहा था, हुंडी क्या होती है। देखो हुंडी क्या होता था इंडिया में ना एक नेगेटिव चीज भी थी। एक इंग्लिश में जो वर्ड आया है थग लाइफ, ठग जो एक्चुअली वर्ड है वो ठग से आया है, ठगी से। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन होता था, ये प्रॉपर ऐसा नहीं चोर लुटेरे, ये प्रॉपर प्रोफेशनल लोग होते थे जिनका काम ही है ठगी मारना। ठीक है, ये ऐसे लोग होते थे जिनका अपना खुद का भगवान भी थे, उनकी प्रॉपर वर्शिप करते थे। कुछ महीनों में कुछ महीने उनके साल में ऐसे भी होते थे जब वो ठगी मारने नहीं जाते होते थे, क्योंकि उनके कुछ बिलीव्स थे कि इन महीनों में मारनी है, इन महीनों में नहीं मारनी है, ऐसा सब उनके विश्वास भी थे। तो प्रॉपर एक ये बाद में ब्रिटिश ऑफिसर एक अपॉइंट किए गए थे स्लीमैन, वो आपके उन्होंने दुनिया मतलब इंडिया में से सारे ठग खत्म किए। क्योंकि ठग करते क्या थे, देखो उस टाइम पुराने जमाने में आपके जो मर्चेंट्स थे वो जंगलों से पास करते थे, और अपनी सिक्योरिटी के लिए मर्चेंट्स क्या करते थे, झुंड में ट्रैवल करते थे। और भी मर्चेंट्स अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जुड़ते जा रहे हैं, तो उन्हें साथ में ले लेते थे कि हाँ ज्यादा लोग होंगे सिक्योरिटी बनी रहेगी। ये ठग क्या करते थे, ये उन्हीं का ही रूप अपना लेते थे, जैसे खुद एक व्यापारी हैं वैसे सही रूप बना लेते। और इनका पूरा पूरा गैंग होती थी, ठीक है, 30 40 50 जानों की। और ये जगह से जगह और रूट के बीच में जुड़ते रहते थे। ठीक है, और रोज क्योंकि ट्रैवल बहुत लंबा होता था, बीच बीच में जो पहले जुड़े हैं वो ऐसे लोग होते थे जो सारे सीक्रेट्स निकलवाते रहते थे, अच्छा क्या कैरी कर रहे हो क्या है। फ्रेंडली हो गए, बंदा अपनी ज्वेलरी भी दिखाने लग जाएगा, मैं कितने पैसे ले। तो शराब पिलाई और चीजें जान ली, ऐसी चीजें फिर धीरे धीरे ऐसे मैसेजेस पहुंचाते रहते थे कि हाँ ये ट्रेडर बहुत अमीर है, आ जाना। वो बीच बीच में जुड़ते रहते। जब वो देखते कि ओरिजिनल मर्चेंट से ज्यादा उनके अपनी गैंग के लोग हैं, वो रात को वो सारे मर्चेंट्स को मार डालते थे जंगलों में ही, और उनका सारा सामान लूट के जंगलों में ही गायब हो जाते थे। तो इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि तुम अगर पैसा कैरी करोगे तो कोई पता नहीं बंदा एक साइड से चला है दूसरी साइड पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि बीच में ठग सब लूट के गायब हो जाते हैं। तो इंडिया एक टाइम पे मतलब आज हम कहते हैं इंडिया अनसेफ है, एक टाइम पे ऐसा होता था कि बंदा एक साइड से चला है दूसरी साइड पहुंचे या नहीं पहुंचे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लोगों का अपना प्रॉपर प्रोफेशनल लोग थे जिन्हें ठग ही कहते थे तो एक और तरीका होता था लोगों के पास पैसे कैरी करने का, वो है कि देखो जो भी तुम्हारे पास सबसे क्लोज शहर है,
इस शहर में जाके वहाँ पे जो व्यापारी हैं बड़े-बड़े, क्योंकि इंडिया के व्यापार दुनिया भर में, मतलब इंडिया से सामान पूरी दुनिया में जाता था, यूरोप में जाता था, अफ्रीका जाता था, एशिया वेस्ट एशिया जाता, चाइना जाता था। इंडिया के मर्चेंट सारी दुनिया में अपने कनेक्शन बना के बैठे थे और सारी दुनिया में फेमस थे। तुम यहाँ पे किसी व्यापारी के पास जाओगे, जो व्यापारी होते थे या ये जो ट्रेडर गिल्ड्स है ना, ये बैंकर्स का भी इस कारण काम करते थे, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर मर्चेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो ये बैंकिंग सर्विसेज भी लोगों को दे देते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, बस जाके आप जितने पैसे डिपॉजिट करवाना चाहते हो इनके पास करवा दो। इसके बदले ये एक ऐसी रिसिप्ट जारी कर देंगे, ये तो ब्रिटिश टाइम की रिसिप्ट है, पर ऐसी ही क्योंकि ब्रिटिश भी यही सिस्टम के ऊपर एक टाइम तक चलते रहे हैं कि ऐसे पैसे डिपॉजिट करवा दो और आपको ये पर्ची दे दी जाएगी। इस पर्ची को बोलेंगे हुंडी। आपने इस पर्ची को लेके जाना है, आप दुनिया में जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स सपोज़ यूरोप जा रहे हो, आपको बता दिया जाएगा यूरोप में जाके ये वाले मर्चेंट से मिल लेना। वो वहाँ पे गया उस मर्चेंट के पास, उसने वहाँ पे वो पर्ची दे दी और वो उसके बदले उस पर्सन को पैसे जारी कर दे। ये लो आपको पैसे यहाँ मिल गए। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम में पैसा देश को छोड़ के नहीं जा रहा। इनके पास ही है वो पैसा, बस इन्होंने लिख के दे दिया कि हाँ, हमारी साइड पे लिख लो कि हमने लेट्स सपोज़ जैसे ये है कि हमारी साइड पे ₹2500 पड़ा है। आपका कोई बंदा इस साइड को आएगा, उसे जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उसमें से दे देंगे। आप अभी के लिए हमारे बंदे को इसमें दे दो, या उनकी साइड पे कोई खाता पड़ा है तो आप हमारे पुराने खाते में से 2500 इस बंदे को दे दो। तो वो इस तरीके से अपनी सेटलमेंट्स कर लेते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से ऑपरेट करता था, ए से बी और ये सारी चीज़ें। मतलब ऐसे ही हुंडी जैसा सिस्टम, इससे ही अब हवाला रेफर किया जाता है। देखो पुलिस को हवाला का पैसा ट्रेस करने में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पुलिस तब पैसा ट्रैक कर सकती है जब पैसा देश छोड़ के जाएगा, क्योंकि ट्रांज़ैक्शंस होगी ना उसके अंदर। यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस ही नहीं होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कॉल पे किसी ने कह दिया कि मेरा एक बंदा आएगा, उसे 2500 दे देना। कोई बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन तो हुई नहीं, तो ये ट्रैक करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है कि हवाला का पैसा, तभी इतनी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन को पैसा दिया, किसी और कंट्री जाके ले लिया, वहाँ से जो इंडिया आ रहा है बंदा, उससे। तो ये सारा का सारा जो पैसा ऐसे घूम रहा है ना, ये पुराने टाइम में बैंकिंग सिस्टम ही ये था। पर मॉडर्न टाइम में आजकल ये ब्लैक मनी के ज़्यादा काम आ रहा है और टेररिज्म, फाइनेंसिंग और ऐसी चीज़ों में ये काम आता है ज़्यादातर, क्योंकि जिन्हें ऑब्वियसली लीगल चैनल में पैसा नहीं दिखाना, वही ऐसा काम करेंगे, बाकी तो ऑब्वियसली दिखा ही देंगे। ठीक है? तो ये था आपका आज का लेक्चर। ये याद रखना, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि हुंडी क्या है? ये एक नोट रिकॉर्डिंग होती है कि कितना डिपॉज़िट किसी पर्सन ने किया है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में।